हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं राजस्थान की प्रसिद्ध आहट सभ्यता के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आहट सभ्यता से जुड़े प्रत्येक इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक आहट सभ्यता की तरफ। देखिए दोस्तों, आहट सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। बात करें इसकी अवस्थिति की, तो ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में बनास नदी की जो सहायक नदी है आयर नदी के किनारे अवस्थित थी। आयर नदी को बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके स्थान की, तो ये राजस्थान का उदयपुर जिला है। उस उदयपुर जिले के उत्तर पूर्व दिशा में ये सभ्यता अवस्थित है। वर्तमान समय में इसके उत्खनन के जो अवशेष हैं तो राजस्थान के उदयपुर जिले में अवस्थित हैं ये। ठीक है, बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता की कि इसकी खुदाई का कार्य है किन किन लोगों ने किया था। तो देखिए, इसकी आहट सभ्यता की जो खुदाई का कार्य है, उत्खनन का कार्य है, वो पंडित अच्छे कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में शुरू किया था। इसके बाद में 1954 से 56 ईस्वी के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल ने RC अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य किया और 1961-62 के मध्य वीरेंद्र नाथ मिश्र और हंसमुख धीरजलाल सांकरिया ने इसका कार्य संपादित किया था उत्खनन का। अगर आपसे यहाँ पे दो चीज़ पूछी जाती हैं एग्जाम में कि इसकी शुरुआत किसने की थी और अंतिम रूप से इसका जो उत्खनन का कार्य है वो किसने किया, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने किया था। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जो 1961-62 ईस्वी में उत्खनन का जो कार्य है वो हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने किया। इसके अलावा इनके साथ में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान था और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न विश्वविद्यालय, इसके विद्यार्थी भी इनके साथ थे इस उत्खनन कार्य में। अब हंसमुख धीरजलाल जो HD सांकलिया के नाम से भी जाने जाते हैं, ये डेक्कन कॉलेज पुणे के क्या हैं, प्रोफेसर हैं। अब इसमें एक बात याद रखना है कि 1961-62 का जो उत्खनन कार्य है वो 3 लोगों ने मिलकर किया। समझ में बात आ गई होगी। HD सांकलिया, पुरातत्व संग्रहालय विभाग राजस्थान और मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान है, इसकी ओर से PL चक्रवर्ती ने क्या किया, इस उत्खनन कार्य में भाग लिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस संयुक्त अभियान में जो उत्खनन का कार्य किया गया, इसमें PL चक्रवर्ती ने इस अभियान में पूरे समय राजस्थान शासन की ओर से भाग लिया था। ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। अब मैं बात करते हैं इसके उपनाम की कि इसको किन किन और नामों से जाना जाता है आहट सभ्यता को। देखिए, आहट सभ्यता को 10वीं से 11वीं सदी में आघाटपुर सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इस स्थल को आघाटपुर कहा जाता था 10वीं 11वीं सदी में। ठीक है, इसके अलावा इस सभ्यता को ताम्रवंती या ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। HD सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति और ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से संबोधित किया था हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने। इसको स्थानीय भाषा में धूलकोट यानी रेत के टीले के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ से बहुत मात्रा में मृदभांड मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे। इस कारण आहट सभ्यता को मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं इसके कालावधि की, यानी इसका कालक्रम क्या था, इसका समय क्या था। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईस्वी से लेकर 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया गया है गोपीनाथ शर्मा ने। इस प्रकार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है और इस सभ्यता के जो लोग थे वो ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और बात करें हम आहट सभ्यता की, तो आहट सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखना है कि जो आहट सभ्यता का जो स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो, उत्खनन में 3 स्तर प्राप्त हुए हैं यहाँ के उत्खनन से। और बस्तियों के अवशेषों की बात करें तो यहाँ 12 बस्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 12 बस्तियाँ बसी थी। ठीक है, अब प्रथम स्तर में क्या है कि यहाँ पे स्फटिक पत्थरों के औजार व उपकरण प्राप्त हुए हैं और द्वितीय स्तर से ताम्र, कांस्य और लोह के उपकरण क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। और जो तीसरा सबसे ऊपरी स्तर है उसमें मृदभांड व मकानों की प्राप्ति हुई है। और जो मकान थे अधिकांशतः वो आयताकार थे और मिट्टी व पत्थर से बने थे, जिनकी छतें क्या थी, बांसों की थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि आहट स्थल में बस्तियों के स्तर कितने थे। तो आहट स्थल में बस्तियों के 12 स्तर
थे। और जो चौथी बस्ती का स्तर है उस स्तर में एक बर्तन में 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, यानी आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं। तो गिलुंड है, राजसमंद जिले में पड़ता है। बाराथल स्थल है जो उदयपुर जिले में पड़ता है। और ओझियाना सभ्यता है जो भीलवाड़ा में अवस्थित है। यानी गिलुंड सभ्यता, बाराथल सभ्यता और ओझियाना सभ्यता आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित है। यानी ये तीनों की तीनों सभ्यताएं बनास नदी के सहायक नदियां और बनास नदी के किनारे अवस्थित थीं। इस कारण इसको आहड़ बनास संस्कृति भी कहा जाता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए इस सभ्यता की जो फर्स्ट विशेषता ये है कि यहाँ पे लाल और काले मृदभांड वाली संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र थी और जिन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। यानी इस संस्कृति में, इस आहड़ सभ्यता के उत्खनन से लाल और काले रंग के मृदभांड अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और जो ये लाल और काले रंग के जो मृदभांड थे इनको उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि आहड़ सभ्यता के स्थल में उत्खनन में कुछ अनाज रखने के भांड मिले हैं, यानी बर्तन मिले हैं मिट्टी के, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरेवा कोठे यानी गोर बंखोट भी कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े बर्तन हैं, मिट्टी के मृदभांड हैं और इनको गोर बंखोट कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और ये आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात कि यह सभ्यता सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताई है ये बात। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की। अगली विशेषता में आते हैं यहाँ से प्राप्त मोहरें और मुद्राएं। देखिए यहाँ से 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। आहड़ सभ्यता के उत्खनन से कितनी मोहरें प्राप्त हुई? 3 प्रकार की 3 मोहरें प्राप्त हुई, जिनमें एक मोहर पर तो ब्रह्म विष लिखा हुआ है, दूसरी मोहर पर पालितस लिखा हुआ है और तीसरी मोहर पर तातीय तोम सन अंकित है। ठीक है, ये तीनों जो मोहरें हैं उन पर अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। ब्राह्मी भाषा के शब्द है, ये आपको समझ में आने चाहिए। यानी ये तीनों शब्द किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मुद्रा और मिली है। उस मुद्रा में क्या है कि एक ओर तो त्रिशूल अंकित है और दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्र अंकित है जो तीर और तरकस लिए हुए है। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि जो आहड़वासी थे इनका जो प्रमुख उद्योग था वो तांबे को गलाना था और उनके उपकरण बनाना था। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था और यहाँ के जो लोग थे वो कृषि से भी परिचित थे और ये मुख्यतः गेहूँ, ज्वार और चावल का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो निवासी थे, आहड़वासी थे, ये मूल्यवान पत्थरों से गोमेद स्फटिक जो मूल्यवान पत्थर होते थे इनसे गोल मड़ियाँ बनाते थे। क्या बनाते थे? गोल मड़ियाँ बनाते थे। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की। अगली विशेषता में आते हैं हमारे अवशेष व प्रमाण कि आहड़ सभ्यता की उत्खनन से यानी खुदाई से कौन कौन से अवशेष व प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले अवशेष की बात करें हम तो यहाँ से टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी वृषभ क्या मिली है? आकृति मिली है यहाँ से, जिसको हम बनासियन बुल भी कहते हैं। टेराकोटा क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसको आग में पका लेने के बाद में जब वो पक जाती है तो उसको टेराकोटा बोला जाता है, यानी आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। और यहाँ से टेराकोटा से बनी वृषभ यानी बैल की एक आकृति मिली है जिसको बनासियन बुल के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा यहाँ से एक साथ एक घर में 6 बड़े चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं और जिनमें एक चूल्हे पे क्या है? मानव की हथेली की छाप भी है। और एक साथ एक घर में 6 बड़े चूल्हों को जो साक्ष्य मिले हैं इसके आधार पर विद्वानों ने यहाँ पे संयुक्त परिवार के साक्ष्य होने के प्रमाण बताए हैं। इसके अलावा यहाँ से आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगली साक्ष्यों में तो यहाँ से तांबे के यूनानी जो यूनान के थे जो तांबे के यूनानी 6 सिक्के मिले हैं और 3 मोहरें मिली हैं। तीनों मोहरों के बारे में मैंने भी आपको बता दिया है। ठीक है, और ये जो 6 सिक्के और 3 मोहरें हैं ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक की मानी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से 2 मुंह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तन, सिलबट्टा जो बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और पैन के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति और बैल की मृड मूर्ति भी मिली है। मृड मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति, जो मातृ देवी की और बैल की भी मिली है। इसके अलावा यहाँ से शोषण पात्र के साक्ष्य भी मिले हैं। शोषण पात्र क्या होता है कि ये पानी को इकट्ठा करने की एक विधि है।
इसमें क्या होता था, मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक चक्रकूप पद्धति थी ये, जिसमें 15 से 20 फुट का क्या गहरा एक गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़े एक के ऊपर जमाना होता है और उनमें पानी भरता रहता है और धीरे धीरे जमीन के अंदर पानी क्या है सोख लिया जाता था। बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। तो देखिए इसका जो आंसर है लेपिस माजुली। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यह कालीबंगा, आहड़ और पदमत्ता से प्राप्त अर्ध कीमती पत्थर है जो अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता है, लेपिस माजुली। ठीक है, याद रखना। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आहड़ संस्कृति के लोग चांदी धातु से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोह से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, कांस्य से परिचित थे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो काले व लाल रंग के मृदभांड संस्कृति, जिनको V&R मृदभांड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये थे आज की आहड़ सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट्स, यानी हमने आपको कंप्लीटली सारे फैक्ट्स यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमें अपनी राय भी लिखकर भेज देना कि आप अगला वीडियो में क्या चाहते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।